हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट। तो महिला सशक्तिकरण क्या है? महिला सशक्तिकरण भौतिक व आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया, जिससे वह अपने जीवन से जुड़े फैसले स्वयं ले सकें, महिला सशक्तिकरण है। अब महिला सशक्तिकरण को हम वैदिक काल से समझते हैं। तो वैदिक काल में महिलाओं को गरिमामय स्थान प्राप्त था। उन्हें देवी अर्धांगिनी माना जाता था। पौराणिक काल में शक्ति का स्वरूप मानकर आराधना की जाती रही, लेकिन 11वीं से 19वीं शताब्दी के बीच महिलाओं की स्थिति दयनीय होती गई। मुगल शासन, विदेशी आक्रमण, विलासितापूर्ण जीवन महिलाओं को उपभोग की वस्तु बना दिया, जिसके कारण बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि विभिन्न सामाजिक कुरीतियों का समाज में प्रवेश हुआ और महिलाओं की स्थिति को और भी हीन बना दिया। किसी शासन व समाज की सफलता इस बात से समझी जा सकती है कि वहाँ की महिलाएं कितनी संरक्षित व पोषित हैं। भारत का संविधान महिलाओं को न सिर्फ समानता का अधिकार देता है, बल्कि राज्यों को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक प्रावधान करने को भी कहता है। वर्ष 1950 में संविधान लागू होने के बाद भी व्यावहारिक व सामाजिक कारण इस मौलिक समानता की भावना को आहत करते रहे। पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों के अधिकार कम और कर्तव्य ज़्यादा निर्धारित थे। हालांकि संविधान के द्वारा उन्हें हर प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, परंतु सामाजिक परिवेश और दबाव स्वतंत्रता के आधार पर हावी हो जाते थे। परंपरागत रूप से समाज में उन्हें कमज़ोर वर्ग के रूप में देखा जाता है। वह घर और समाज दोनों में शोषण और दबाव से पीड़ित होती थीं। गरीबी और शिक्षा की कमी के कारण बहुत सी महिलाएं कम वेतन पर घरेलू कार्य करने या प्रवासी मजदूरों के रूप में कार्य करने हेतु मजबूर थीं। उन्हें कम वेतन व कम कौशल की नौकरियां पेश की जाती थीं, जो लिंग आधार पर असमानता का प्रमुख रूप बन गया। कमाने के मामले में उनका जीवन ना के बराबर होने के कारण उन्हें आर्थिक भार के रूप में देखा जाता था। वह शादी पर होने वाला खर्च, दहेज जैसी कुप्रथा बचपन से ही उनकी ज़रूरतों से उन्हें वंचित करने का कारण भी थी। शादी को ही उनके जीवन का लक्ष्य माना जाता था और उनके शिक्षा के खर्च को परिवार पर अतिरिक्त बोझ की तरह देखा जाता था। अब देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है, वो आंकड़े देखते हैं। तो 1951 में यह 946 थी, 1961 में यह 941 थी, 1971 में यह 930 थी, 1981 में यह 934 थी, 1999 में यह 927 थी, 2001 में यह 933 थी, 2011 में यह 940 थी। नेक्स्ट है, परिवार व कार्यस्थल पर महिलाएं शोषण को सहने हेतु मजबूर थीं। आवाज़ उठाने पर उन्हें अपराध का शिकार होना पड़ता था। संसद ने इस सामाजिक व्यवस्था सोच को बदलने हेतु सख्त कानून बनाए, जिन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ समाज को सही दिशा में लाने का काम किया। वे कानून जिन्होंने महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाई है, इस प्रकार हैं। तो पहली है दहेज निषेध अधिनियम 1961। दहेज जैसे अभिशाप से बचाने हेतु 1986 में संशोधन कर समयानुसार तब्दील किया। इस कानून अनुसार दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध हैं। नेक्स्ट है समान पारिश्रमिक एक्ट 1976। महिला और पुरुष दोनों को समान लिंग पारिश्रमिक का भुगतान करना। उद्देश्य लिंग आधार पर भेदभाव को रोकना। नेक्स्ट है लिंग परीक्षण एक्ट 1994।
परीक्षण रोकने हेतु पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 अस्तित्व में आया। उद्देश्य मादा भ्रूण हत्या को रोकना। इसका पालन न करने वाले को 10 से 15,000 रुपये का जुर्माना व 3 से 5 साल की सज़ा, इसका प्रावधान भी किया गया। नेक्स्ट है महिला हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005। बेटियों को पिता के पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार दिया गया। इस कानून के जरिए स्त्रियों को पिता की संपत्ति में समान अधिकार देने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य अविवाहित बेटी या शादी के बाद भी किसी कारण से वित्तीय निर्भरता से जूझ रही स्त्रियों को सहारा देना। नेक्स्ट है बाल विवाह अधिनियम 2006। उद्देश्य बाल विवाह पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना, पीड़ितों को राहत देने, बढ़ावा देने वालों की सज़ा में बढ़ोतरी करना, यह इसका प्रावधान है। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत के कुछ समाजसेवियों जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि ने अत्याचारी सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाई। इसी का परिणाम था सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1826। इसी के कारण नारी स्थिति गिरावट में रोक लगी व जागरूकता में वृद्धि हुई। आगे नारी संगठनों का सूत्रपात हुआ और मुख्य मांग उठाई स्त्री शिक्षा के लिए और दहेज और बाल विवाह पर रोक लगाना भी था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सरकार द्वारा आर्थिक स्थिति, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने तथा विकास की मुख्य धारा में लाने हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का सृजन किया गया। 19वीं से 21वीं शताब्दी तक आते आते स्थिति में सुधार हुआ। महिलाओं ने शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक व खेलकूद विविध क्षेत्रों में उपलब्धियों के नए आयाम तय किए। आज महिलाएं आत्मनिर्भर, स्वयं स्वनिर्मित, आत्मविश्वास हैं, जिसने पुरुष प्रधान चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी अपनी योग्यता प्रदर्शित की है और वह आज शिक्षिका और नर्स होने के बावजूद भी शिक्षिका और नर्स ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक, पत्रकारिता, पायलट आदि जैसे नए नए क्षेत्रों को अपना रही हैं। राजनीति क्षेत्र में जैसे कुछ नाम हैं: राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती। ये महिलाएं हैं जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में भी आगे बढ़ी हैं। अब खेल जगत में पीटी उषा, सुनीता जैन, सानिया मिर्जा, अंजू चोपड़ा आदि ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। नेक्स्ट है आधुनिक युग की महिलाओं की ज़रूरतों को समझते हुए सरकार ने कानूनों में बदलाव किए। आज महिला बहुआयामी किरदार निभा रही हैं, खासकर कामकाजी महिलाएं, जिनकी आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार ने कई कानूनों में बदलाव किए, जैसे 3 तलाक कानून। इस कानून को मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के लिए ऐतिहासिक फैसले के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि सदियों से चली आ रही कुप्रथा का 30 जुलाई 2019 को यह राज्यसभा से पारित हुआ और लोकसभा से तो यह पहले ही पारित हो चुका था, तो इसे मंजूरी मिल गई। यह महिला सशक्तिकरण में उठाया एक अभूतपूर्व कदम है। सालों से चली आ रही लैंगिक असमानता की परिपाटी को इसने खत्म कर दिया। शिक्षा बहुत बड़ा किरदार निभाती है सशक्त बनाने में। आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में यह एक बहुत ही अहम कदम है। साक्षरता के प्रति व्यापक जागरूकता लाने हेतु सरकार की ओर से सर्व शिक्षा अभियान 2000 से 2001 में प्रारंभ हुआ। कस्तूरबा गांधी विद्यालय 2004 में स्टार्ट हुआ। इसका उद्देश्य SC, ST, पिछड़ा वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे जो हैं उनको विद्यालय में दाखिल करना, या जिनकी उम्र 10 वर्ष है
या जो विद्यालय प्रणाली से बाहर हैं उनका भी विद्यालय में दाखिला करवाना। नेक्स्ट है महिला शिक्षा समाज का आधार है। समाज द्वारा पुरुष को शिक्षित करने का लाभ केवल मात्र पुरुष को ही होता है, परंतु महिला शिक्षा का स्पष्ट लाभ परिवार, समाज एवं संपूर्ण राष्ट्र को होता है, जो कि महिला ही माता के रूप में बच्चे की पहली अध्यापक बनती है। तो समय एवं परिस्थितियों में महिला शिक्षा को अनिवार्य बना दिया। स्त्रियां धन कमाने लगी हैं तो पुरुष की मानसिकता में भी परिवर्तन आया है। अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष करती हुई स्त्रियों में लंबा रास्ता तय किया है, परंतु एक बड़ा हिस्सा सामाजिक अन्याय का शिकार है। जब जब स्त्री अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती हैं, तब तब जाने कितने रीति रिवाजों, परंपराओं, पौराणिक आख्यानों की दुहाई देकर उसे गुमनाम जीवन जीने पर विवश कर दिया जाता है। समाज में सरोकारों का रहना उतना ही जरूरी है जितना कि स्त्री और पुरुष का। पुरुष का स्त्री जितना जरूरी स्त्री और पुरुष का है। स्त्री पुरुष को अपना प्रतिद्वंदी न माने और पुरुष स्त्री को केवल देह न माने। स्त्री रूप में एक इंसान स्वीकार करें, समान रूप से सहयोगी बनना होगा, तभी एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। महिलाओं की स्थिति में सुधार ने देश के आर्थिक, सामाजिक मायने बदल दिए हैं। हम अब यह नहीं कह सकते कि महिलाओं की हालात पूरी तरह बदल गए हैं, परंतु पहले की अपेक्षा काफ़ी इनमें तरक्की हुई है। नेक्स्ट है अब इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति पहले से अधिक सचेत हैं, पेशेवर जिंदगी को लेकर जागरूक हैं, जिससे वे परिवार तथा रोजमर्रा की दिनचर्या से संबंधित खर्चों का निर्वाह आसानी से कर रही हैं। वर्तमान में सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान हेतु अनेक कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। परंतु इन योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है और कई जगह आज भी महिलाएं पुरुष की मानसिकता का शिकार हैं। तो इस संदर्भ में युग नायक स्वामी विवेकानंद का कथन है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है वहाँ की महिलाओं की स्थिति। हमें नारी शक्ति के उद्धारक नहीं वरन उनके सेवक और सहायक बनना चाहिए। भारतीय नारियां संसार की अन्य किन्हीं भी नारियों की भांति अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखती हैं। आवश्यकता है उन्हें उपयुक्त अवसर देने की। तो आज का हमारा टॉपिक था महिला सशक्तिकरण। आप इसे पढ़ें और उसमें जो अधिनियम वगैरह हैं आप उसे याद रखें। इसके अलावा मेंस के दृष्टिकोण से जो ऐसे टाइप आपका पेपर होता है उसमें ये आपके काम आ जाएगा, महिला सशक्तिकरण। थैंक यू।